नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य IAS एकेडमी में। मैं हूं राकेश सिंह सूर्यवंशी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है डेली डोज की दूसरी क्लास। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स बाय राकेश सिंह सूर्यवंशी, 12 मई 2021। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 सेगमेंट होते हैं इसमें। नंबर 1 सेगमेंट में जो डेली समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको। पार्ट नंबर 2 यानी सेगमेंट नंबर 2 जो होगा उसमें आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसको वन लाइनर क्वेश्चन भी आप कहते हैं। और थर्ड पार्ट में हम ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे, ट्रिक कैसे बनाते हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो जीके और जीएस। जीएस यानी जो सारे 7 पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, इन सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वायरस से संबंधित एक कोड आपको बताया था, आप चाहें तो लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर यानी इंडिया फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? ए गुजरात, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ओके, चलिए उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई है, ठीक है, एक पॉइंट। मुंबई में कोरोना के खिलाफ ड्राइव इन वैक्सीनेशन टीका केंद्र में लोगों को कार में बैठे बैठे ही कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है और ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पार्किंग में बनाया गया है जगह की कमी को देखते हुए, ठीक है। इस सुविधा में विशेष रूप से विकलांग, बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगवाने की अनुमति दी गई है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन की बात हो रही है। अब चूंकि ये वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं ये। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी, ध्यान दीजिएगा। राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 6 जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र लोकसभा की जो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा में टोटल 48 सीट्स हैं, 48 सीटें। राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 288 सीटें हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट हो गई 48, राज्यसभा की सीट हो गई 19 और विधानसभा की सीट हो गई 288, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के शहर मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो नागपुर में है आपका। महाराष्ट्र के मंदिरों की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के मंदिर में आपका कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, बहुत पूछा गया है क्वेश्चन, कैलाश मंदिर एलोरा में है। और सिद्धिविनायक मंदिर आपका मुंबई में है। इसके अलावा एक महाबलेश्वर का भी मंदिर है महाराष्ट्र की अगर बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए आशा भोसले, बी पिंक, सी मोहम्मद रफ़ी या डी एस्मीने बियांसे। यहाँ बता दूं ये पिंक को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सिंगर पिंक को 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड
में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, ये बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड किसको दिया जाता है? जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 प्रकार के जो अपने वो हैं पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये बंगबंधु को बंगबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? छिछोरे। 67 जो नेशनल अवार्ड है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? छिछोरे को दिया गया है। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। देहरादून को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? आशा भोसले को। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए व्यास सम्मान, व्यास सम्मान देखिए, व्यास सम्मान 2019, 20, 21 ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो व्यास सम्मान 2020 में सम्मान दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरीके से जो 5 पुरस्कार थे वो हमने आपको डिटेल में बता दिया। यही होता है पढ़ने का सही तरीका। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड और को रिलेटेड आसपास की जो चीज़ें हैं उस सिनेरियो में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पूर्ण विश्वास रखिए कि सफलता हाथ लगेगी। बस थोड़ा सा ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, निरंतरता चाहिए, और वो मुझे लगता है अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो वो निरंतरता भी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि न सिर्फ करंट अफेयर्स अपितु आपको जीके का भी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बंगाल में विधानसभा में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? देखिए, ये क्वेश्चन 1 हफ्ते पुराना है लगभग, लेकिन चूंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है पश्चिम बंगाल का, उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाले अगर जल्द एग्ज़ाम होते हैं अगले 2-3 महीनों के बाद, तो ये मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल से एक क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने ये जो क्वेश्चन रखा हुआ है इसी वजह से रखा हुआ है। तो 213 सीटें जीतकर बहुमत किसने प्राप्त किया? तृणमूल, बहुजन, नेशनल पीपुल्स पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो ये आप सभी को मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस ने जीता है। 213 सीटें जीती हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। ये टीएमसी से हैं, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। ठीक है, टोटल 292 है सदस्य संख्या और 213 सीटें जीती हैं वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने। ठीक है, उधर महाराष्ट्र में हमने वो किया था, उसमें कितना था? 288 था। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितनी थी? 288। विधानसभा की बात हो रही है। यहाँ पर कितनी है? 292। और जीती कितनी है? 213, उसमें से 2/3 मेजॉरिटी। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की बात हुई है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो हैं ये जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16 और विधानसभा में 292 सीटें हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट हो गई 42 हो गई, राज्यसभा में सीट हो गई 16 और विधानसभा में 292। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये 5 आपके राज्य हो गए पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य। अब पश्चिम बंगाल 3 पड़ोसी देशों से भी घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इसके अलावा कोई देश नहीं है। ठीक है, ये 3 देश हैं जिनसे घिरा हुआ है पश्चिम बंगाल, तो ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन है? फिशिंग कैट। ठीक है, जो मछली खाती है, बिल्ली। ठीक है, फिशिंग कैट। और ये एक्चुअली जो आपकी कैट में सभी आ जाते हैं, जो टाइगर है वो भी आ जाएगा, तो वो एक तरीके का टाइगर से मिलता जुलता ही होता है, बहुत फुर्तीला होता है, उसको फिशिंग कैट बोलते हैं। ठीक है, राजकीय पक्षी जो है वो किंगफिशर है और राजकीय वृक्ष जो है डेविल वृक्ष। ये चीज़ें हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। और इसके अलावा
पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा। बक्सा और जल्दापारा तो अक्सर ही पूछे जाते हैं, और सुंदरवन तो खैर है ही अपने आप में यूनिक। तो ये इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के जो बांध हैं उसमें आप देख लीजिए, फरक्का बांध गंगा नदी पर बंधा हुआ है। ये बहुत सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है। फरक्का बांध अक्सर लोग उसको जो है हुगली लगा करके चले आते हैं। तो पश्चिम बंगाल का जो बांध फरक्का है वो गंगा नदी पर है। दुर्गापुर का जो बांध है वो दामोदर नदी पर है, और कंसावती बांध जो है कंसावती नदी पर है। ये तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार जो है वो दुर्गा पूजा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियों के उसमें बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बनता है ये आपका सुंदरवन का डेल्टा। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ओके। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में पड़ेगा आपका ये। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जा चुका है, सिलीगुड़ी में है। और कर्क रेखा जो है आपकी वो पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा में कितने राज्य हैं? कर्क रेखा में जो है गुजरती है, जो मध्य भारत से, ये है आपका, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो ये गुजरात से आपका शुरू होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पड़ेगा इसमें। टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए इटली, बी जापान, सी अमेरिका और डी ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। ओके, 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर होगा? ब्रिटेन, लंदन में होगा। ओके, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस बैठक में G7 देशों के आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, कोरोना महामारी और चीन के बढ़ते तनाव और देशों के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। ये प्रमुख इनका उद्देश्य हो गया। ठीक है, G7 का जो कि होने वाला है 2021 में। अब G7 की बात हुई है तो G7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। G7, इसको ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जानते हैं G7 को। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 क्या है? 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन हुआ था तेल संकट के दौरान 1973 में, ठीक है, और तेल संकट के बाद हुआ था 1973 में, 1973। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और उसके बाद से इसका नाम G7 इसको कहा जाने लगा। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, अमेरिका और कनाडा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि रशिया इसमें नहीं है। ठीक है, रशिया इसमें नहीं है। G7 है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है G7, जिसको ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। और भारत एक विकासशील देश है, हालांकि बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और विश्व जनमत में अपनी एक पहचान बना रहा है। थोड़ा समय और लगेगा और जल्द ही ये भारत शामिल हो जाएगा इसमें। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था? 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया? अमेरिका में होना था। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम में होगा। ठीक है, एक सेकेंड।
47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूके में होना है, ठीक है। और जो लास्ट 46वां था उसका अमेरिका में होना था, जो कि स्थगित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। HCL टेक्नोलॉजीज को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी कौन सी बन गई है? ए इन्फोसिस, बी विप्रो, सी टाटा कंसल्टेंसी या डी लार्सन एंड टूब्रो। इसका आंसर है विप्रो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विप्रो कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की 2.62 ट्रिलियन रुपए बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़कर 2.65 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है। अब चूंकि तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है तो पहले दो कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि टॉप 3 भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं कौन सी हैं? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आपकी है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है इन्फोसिस, ठीक है। और नंबर 3 पर अभी हाल ही में पहुंची है विप्रो, किसको पछाड़ करके? HCL को पछाड़ करके पहुंची है। अब विप्रो की चर्चा हुई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। विप्रो एक आईटी कंपनी है। 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। बंगलुरु, चेन्नई में इसका, कर्नाटक में इसका मुख्यालय है और चेयरमैन है इसके ऋषद प्रेम जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी UAE। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको शिफ्ट कर दिया गया है UAE में। दिल्ली में आयोजित होने वाले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। इसको शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पर? UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी BFI ने एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ ASBC के साथ मिलकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को दुबई UAE में आयोजित करने का फैसला किया है। तो ये कहाँ पर हो रहा है आयोजित? दुबई में आयोजित हो रहा है। अब चूंकि UAE में आयोजित हो रहा है तो UAE से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। आइए, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी है अबू धाबी। UAE की करेंसी है UAE दिरहम। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये ICC का मुख्यालय है आपका यहाँ पर। माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम है उसका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, इसका मुख्यालय है आपका UAE में। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जो है 829.8 मीटर है, 829.8 मीटर। और यह UAE देश दुबई शहर में स्थित है। UAE देश के दुबई शहर में ये स्थित है। क्या स्थित है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा UAE के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश UAE है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। IPL 2020 का आयोजन UAE में किया गया और UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 2020 में दिया गया था, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया गया? 3 मई, 4 मई, 7 मई या 5 मई? तो इसका उत्तर है 4 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अस्थमा क्या है? फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। उद्देश्य क्या है ये अस्थमा डे मनाने का? यह दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है। मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अस्थमा के रोगियों को अपने अस्थमा को नियंत्रण में रखने के लिए प्रेरित करना है और अस्थमा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इस वजह से इसको रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आना चाहिए। सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है, क्वेश्चन देखिए आंसर है 14, 8, 12 या 18%। तो ये 28% यानी 28% से घटा करके इसको 12% कर दिया है सेंट्रल ने। अब चूंकि जीएसटी की बात हुई है आईजीएसटी की, तो चलिए उसकी चर्चा करते हैं। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है एकीकृत वस्तु सेवा कर, एकीकृत वस्तु सेवा कर यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाल ही में सरकार के द्वारा विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, आइए उन बदलावों को देख लेते हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? अब लोग निजी अस्पताल के लिए पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवा सकते हैं, जिसपे व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, को 28% से घटा करके 12% कर दिया है। 28 से घटा करके 12%। क्या कर दिया गया है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। देश में कोविड महामारी के कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर छूट जो दी गई है वो कब तक रहेगी? 31 जुलाई 2021 तक रहेगी। अब चूंकि ये आईजीएसटी और उसकी बात हो रही है तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीजीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017। मैं उन सारी चीज़ों को, उन सारे क्वेश्चंस को जो सराउंडिंग्स में है, उसके आसपास के, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो इसलिए बता देता हूँ आपको कि आपको जानकारी रहे, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं। भारत में जीएसटी लागू कर 1 जुलाई 2017 से हुआ। और किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये 101वां संविधान संशोधन 2016 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुभ शुभ 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेगमेंट के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, आईओसी में बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ए पीवी संधू, बी मिशेल ली, सी उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं जाकर के। उपयुक्त दोनों, ठीक है। पीवी संधू और मिशेल ली, इन दोनों को ही नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से यानी BWF के द्वारा भारत की शटलर पीवी संधू और कनाडा की मिशेल ली को प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चूंकि IOC में नियुक्त किया गया है तो चलिए IOC से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं अगर पूछा गया है तो। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना हुई इसकी 23 जून 1984। मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। किसका मुख्यालय है? IOC का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है इसके? थॉमस बाच इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द डे, तो इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद यानी 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग स्थापित करने पर सहमति हुई है? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, या डी इंडोनेशिया। ये है रूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संवाद रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच आयोजित होता है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 2+2 होगा। 2+2 भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इसके साथ जो है संवाद आयोजित करेगा। हालांकि ये चारों के चारों सदस्य क्या हैं? क्वाड के सदस्य हैं। रूस ऐसा पहला गैर क्वाड सदस्य है जिसके साथ भारत इस तरीके का संवाद आयोजित करेगा। अब चूंकि रूस की चर्चा हो रही है तो आइए रूस के बारे में देख लेते हैं कुछ डिटेल। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में ही स्थित है। ठीक है, रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, उसके राष्ट्रपति हुए रूस के व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन। यूराल पर्वत जो है वो एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को अलग करता है। ठीक है,
एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को अलग करता है कौन सा? ये है आपका यूराल पर्वत। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की सबसे लंबी नदी है लीना नदी और रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एल्ब्रुस पर्वत। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एल्ब्रुस पर्वत है। सबसे लंबी नदी लीना नदी है। भारतीय संविधान में रूस से क्या लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में जो रूस से लिया गया है वो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस से ली गई है। मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में वो चीज़ें मैं इसलिए बताता चलता हूँ कि जिससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आप लोगों को। चलिए सेकंड सेगमेंट में चलते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है और वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 ईस्वी। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर का विद्रोह किया था? तात्या तोपे की सहायता से किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। और बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मरते वक्त 2 गज जमीन भी मैसर नहीं हुई उसे। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने की। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। चलिए अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या तोपे की सहायता से किया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। और बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मरते वक्त उसे 2 गज जमीन भी मैसर नहीं हुई अपने देश में। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ठीक है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण कराया था? ये शेर शाह सूरी ने कराया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। ये सभी देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। इसको आप आराम से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो आप ईयरफोन लगा करके अगर सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है असम राज्य। एक तो मध्य प्रदेश राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को वो करता है, और दूसरा ये मध्य प्रदेश राज्य है, ये असम राज्य है जो 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत स्थित है सिक्किम में, स्थित है कंचनजंगा। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून जिसको अरुण वरुण भी कहते हैं, और प्लूटो। प्लूटो को हालांकि अब ग्रह के उससे हटा दिया गया है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो ये आपका है सूर्य से क्रम। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। और इन्हीं के नाम से जो भारत का सबसे प्रसिद्ध अवार्ड है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो दिया जाता है। तो पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र, बनाने वाले कौन?
दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। पुस्तक वॉर एंड पीस, बहुत फेमस बुक है, अक्सर छोटे मोटे एग्जाम्स में तो पूछ ही लिया जाता है, लियो टॉलस्टॉय, वॉर एंड पीस। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ये प्रदीप ने लिखा था। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो वायु का दाब होता है घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है वो क्या है? वो बैरोमीटर है। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं यानी कोशिका? तो एक कोशिका, एक कोशिकी जी बोलते हैं अमीबा को। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना है? 1963 में। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन से हैं? मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अभी आपने देखा होगा ममता बनर्जी के केस में, और बाकी सभी राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। अभी लेटेस्ट था इसलिए बता रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। जे थॉमसन भी कहीं मिलता है, और जे थॉमसन आप जो भी चाहें उच्चारण कर सकते हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश। गाना जो सॉन्ग है राष्ट्रीय गान उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अलग से कुछ नहीं किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने ये आमार सोनार बांग्ला लिखा था, जिसे 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद जो है अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया अमर सोनार बांग्ला को बांग्लादेश ने। ठीक है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है डायरेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी में स्थित है। ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जितनी ठोस चीज होगी उसमें हमेशा ध्वनि की चाल सबसे उच्च रहेगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? तमिलनाडु को कहते हैं। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? वाई.वी. चौहान। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर। बिहार का शो किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, अभी बताया भी था, आगे देख लेते हैं। अब आ गए हैं हम अपने थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट, जो हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आपको बताई जाएगी। तो देखिए, जो अभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फुटबॉल से संबंधित है, उसकी ट्रॉफियों से संबंधित। रोज में आकर सूंड से आम तोड़े। अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रोज, सूंड और आम। आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, रोज, सूंड, आम, या एक लाइन उसको बना लीजिए कि रोज में आकर सूंड से आम तोड़े। रोज यानी रोवर्स कप, रो से हो गया रोवर्स कप, स से हो गया संतोष ट्रॉफी। ठीक है, एक सेकेंड। रो से हो गया रोवर्स कप, स से हो गया संतोष ट्रॉफी। ठीक है, सूंड का मतलब हो गया सुब्रोतो कप और ड से डूरंड कप। आम का मतलब आशुतोष कप और मर्डेका कप। ठीक है, तो क्या बना? रोज में आकर सूंड से आम तोड़े। रोज में आकर सूंड से आम तोड़े, तो ये रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप, ये आपका हो गया। अब देख लेते हैं कि फुटबॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको फीफा के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जो था वो शेफील्ड फुटबॉल क्लब था, उसका गठन हुआ था। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है ये। विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। इसे प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। ये टोटल फुटबॉल से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये सारी चीज़ें जो तीनों सेगमेंट था मैंने आपको कवर कर दिया। और आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।